स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में अब बात करेंगे दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की। दिल्ली में बीजेपी सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। उसके पहले ही पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगा दिया है। रविंद्र नेगी ने दावा किया है कि सिसोदिया ने पटपड़गंज में विधानसभा कैंप ऑफिस से सामान चुराया है और इस काम को चुनाव के पहले ही अंजाम दिया गया था। रविंद्र नेगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कैंप ऑफिस का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। इसमें रविंद्र नेगी कह रहे हैं कि इस ऑफिस से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे जैसे सामान चुराए गए हैं। नेगी का यहां तक कहना है कि इस दफ्तर में एक कुर्सी भी नहीं बची। इस वीडियो में रविंद्र नेगी कह रहे हैं कि सिसोदिया का असली चेहरा सामने आ गया। अभी नेगी के इस दावे पर सिसोदिया का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन नेगी क्या दावा कर रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। देखिए पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री। ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है। सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव में। ये देखिए पहले ये मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री। ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है। सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव में। तो रविंद्र नेगी बाकायदा वीडियो बनाकर एक एक कमरे में घूमकर, हॉल में घूमकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने ना सिर्फ इस सीट को छोड़ा, जंगपुरा से चुनाव हारे, बल्कि जो कार्यालय है विधायक का, वहां से भी सामान चुरा कर लेकर गए हैं। रविंद्र नेगी के इन आरोपों को लेकर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने उनसे बात की। इस दौरान नेगी ने अपने आरोपों को दोहराया और कहा कि दफ्तर के 4-5 कंप्यूटर, 12 लाख रुपए का साउंड सिस्टम और 4 लाख रुपए का LED गायब है। क्या आपने देखा, क्या सब चोरी हुई है और कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? ये कार्यालय है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा विधायकों को बैठने के लिए दिया जाता है। और जो 12 साल से विधायक थे सिसोदिया, और सिसोदिया जी ने कार्यालय खोला, कैंप कार्यालय, जनता की सेवा के लिए। पर वो जनता की सेवा के लिए जो सामान वहां पड़े थे, जो आप हारने के बाद विधायक जो आता जीतता उसको हैंडओवर करती, पीडब्ल्यूडी हैंडओवर करती है। जिस दिन मुझे हैंडओवर किया उन्होंने, खाली ऑफिस से हैंडओवर किया, और उसमें उन्होंने बाकायदा लिस्ट दिखाई। उसमें 4 स्प्लिट एसी गायब थे, उसमें विंडो एसी गायब थे, उसमें साउंड सिस्टम गायब था, उसमें LED टीवी गायब थे, पंखे गायब थे, उसमें और उसमें कुर्सियां जो लगी हुई थी वो सब गायब, सारा सामान। कंप्यूटर थे, 4-5 कंप्यूटर थे, और जो दिल्ली जो डाटा था लोगों का, यहाँ के लोगों का जो काम करने हैं होने, वो डाटा तक चोर के ले गए। मतलब कोई सामान नहीं छोड़ा। एडजस्ट फैन होता है, 1000 रुपए की कीमत का आता है, वो भी 6 एडजस्ट फैन निकाल के ले गए। मेरी बात हुई है पीडब्ल्यूडी में, उनका ये कहना है कि हमारी कोई इन्वेंट्री नहीं है, हमने कोई सामान विधायक ऑफिस में नहीं दिया। नहीं, मैं फिर बताया, ये विभिन्न डिपार्टमेंटों से, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे दूसुप से सामान मिला,
बिल्डिंग से सामान मिला थी, सरकारी संपत्ति जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वहां से सामान लिया। पीडब्ल्यूडी ने मुझे खुद कहा है कि हमने लिस्ट बना ली है, जो सामान यहाँ नहीं है उस सामान की हमने लिस्ट बना ली है और संबंधित डिपार्टमेंट को हमसे नोटिस देंगे, उनको बोलेंगे कि ये सामान आप बताइए कहाँ है। 2 वहां से एसी गायब है जिसकी बात आप लोग कर रहे हैं। एसी रेंट पे लाया गया था, जिससे रेंट पे लाया गया उसको दे दिया गया है। कुर्सियां और बाकी सामान जो है वो कोई सरकारी नहीं था, प्राइवेटली अरेंज किया गया था। ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है, उनका दिया गया। झूठ बोलते हैं, कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो प्राइवेट लिया हुआ था, सब खरीदा हुआ था, सरकार की पैसे से खरीदा। उसके ऑलरेडी बिल है, इनके पास बिल पड़े हैं, बिल मंगाओगे बिल देंगे सब। ये बिल है 12 लाख रुपए का साउंड सिस्टम ला सकते हैं क्या सिसोदिया जी अपनी जेब से? क्या 4 लाख रुपए का एलईडी टीवी ला सकते हैं क्या अपनी जेब से? ये भ्रष्टाचारी शराब के दलाल जिन्होंने दलाली खाई, जो टोटी चोर की तर्ज में चले यहाँ, ये खरीद सकते हैं क्या? मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भास्कर, बड़े तीखे और गंभीर आरोप रविंद्र नेगी लगा रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम? क्या वाकई सरकारी सामान चुराया गया है? देखिए, अगर पीडब्ल्यूडी की माने तो बिल्कुल नहीं। पीडब्ल्यूडी के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने कोई भी सामान नहीं दिया था, कोई सरकारी सामान नहीं था उस दफ्तर में। जो 2 एसी गायब होने के लिए वो स्पेस दिखा रहे कि स्पेस खाली है, वो दोनों रेंट पे लिया गया था और जिससे रेंट पे लिया गया था उसको वापस दे दिया गया। जो वहां पे कुर्सियां थी वो जरूर गायब हुई, वो लेकिन गायब नहीं हुई हैं। दरअसल जो प्राइवेट किसी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से अरेंज किया गया था या किसी ने दे दिया था उस कार्यालय को, वो लोग वापस ले गए हैं। हमने अभी भी देखा कि कई एसी अभी भी लगे हुए हैं, पंखे सारे लगे हुए हैं। एक स्पेस जो ये दिखा रहे हैं कि एसी का, वो किराए पे लिया गया था। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर वेद प्रकाश है, मेरी बात हुई है फोन पे उनसे, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने कोई सामान नहीं दिया था। ठीक है भास्कर, अब तो पटाक्षेप मनीष सिसोदिया को ही करना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधा आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं।
बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, उर्दू में क्यों नहीं यहाँ का सम्मान किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए दरअसल उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बोलने वाली बोलियों को सम्मान देने का मसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सिर्फ उर्दू को ही तरजीह देता है। ये जो विपक्ष है ये सिर्फ उर्दू को ही तरजीह देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बोलने वाली भाषाओं को सम्मान मिलता है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? पूर्वांचली अकेडमी अगर हम गठित करेंगे, अगर हम ब्रज भाषा को सम्मान देंगे, हम अवधी भाषा को सम्मान देंगे, बुंदेलखंडी भाषा को सम्मान देंगे, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? ये हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सदन के अंदर बोला गया है। बहरहाल एक तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में क्या होने जा रहा है, दिल्ली में नई सरकार का चेहरा कौन होगा, इस पर लगातार चर्चाएं जारी है। दिल्ली में चुनाव नतीजे आने के 11 दिन बाद भी नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होना है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुग और विनोद तावड़े ने थोड़ी देर पहले रामलीला मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया है। बीजेपी नेताओं ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रामलीला मैदान में ही 20 फरवरी को दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण होना है। यहां पर आज सुबह से जोरदार तैयारियां जारी हैं। रामलीला मैदान में पानी का छिड़काव हो रहा है, साथ ही यहां पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन बीजेपी ने अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा और ये शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कह सकते हैं कि अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से कितना बड़ा भव्य आयोजन किया जाना है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो टेंट लगाए जाने हैं उसकी तैयारी की जा रही है, कुर्सियां लगाई जानी है उसकी तैयारी की जा रही है और पुलिस के अधिकारी भी लगातार यहाँ पर विजिट करके जो पूरे पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की तैयारी में है। वही आपको बता दें कि इस रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग भी यहां पहुंचे हैं और सामने के पंडाल में दोनों नेता बैठक कर रहे अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से जो भव्य एक आयोजन होना है शपथ ग्रहण समारोह को उसको लेकर ब्रीफिंग की जा रही है। वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं ताकि जो पूरी रामलीला मैदान की सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके। आपको बता दें कि लगभग 30,000 लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है रामलीला मैदान में पहुंचने के लिए और उसी के हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है कि जब लंबे समय बाद लगभग 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी की है
उसी तरीके से लंबे समय जितना इंतजार करना पड़ा, ये जश्न भी उसी हिसाब से दोगुना करने की तैयारी की जा रही है। एक मैसेज देने की तैयारी है भाजपा की तरफ से कि भाजपा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के, शीश महल के मुद्दे उठाए और उसके बाद भाजपा को जीत मिली है, इस जीत को भी पूरी तरीके से जश्न में मनाए जाने की। तो 1993 के बाद पहला मौका जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और इसलिए रामलीला मैदान में बड़ी तैयारी की जा रही है ताकि शपथ ग्रहण समारोह से एक बड़ा संदेश दिल्ली को दिया जा सके।